एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 8 के साइंस का थर्ड चैप्टर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक्स के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको संश्लेषित रेशे के बारे में ही विशेष रूप से बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताया गया है कि संश्लेषित रेशे कैसे होते हैं, इन्हें किस तरह से तैयार किया जाता है, क्या होती है इनकी विशेषताएं, किस समय में, किस मौसम में हमें किस प्रकार के कपड़े को पहनना चाहिए, और साथ ही आपको बताया गया है कि आखिर प्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है ना। प्लास्टिक्स हमारे दैनंदिन जीवन में किस प्रकार उपयोग हो रहा है, क्या प्लास्टिक्स का उपयोग करना हमारे वातावरण के लिए सही है या नहीं, उन बातों को भी आपको बताया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर यह वर्ड संश्लेषित रेशे का आखिर क्या मतलब है, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने लास्ट के चैप्टर्स में पढ़े थे रेशे के बारे में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, रेशा जो होता है वो जनरली दो प्रकार से हमें प्राप्त होता है। एक होता है नेचुरल या फिर प्राकृतिक, और दूसरा होता है कृत्रिम, ठीक है ना, जिसे हम लोग मानव निर्मित, यानी कृत्रिम रेशों को हम मानव निर्मित या फिर संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। ऐसे रेशे जो हम लैब में, लैबोरेटरी में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके हम बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं संश्लेषित रेशे। इस प्रकार के रेशे में विभिन्न प्रकार के सामग्री, केमिकल्स का उपयोग होता है। जनरली इस प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, पेट्रो रसायन वाले केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर प्लास्टिक्स क्या होती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं सिंथेटिक रेशे हो या फिर प्लास्टिक्स, ये एक ही प्रकार के बहुमर जो बहुलक है वो होते हैं, यानी पॉलीमर होते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से सिंथेटिक रेशे को बनाने का एक विशेष प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, उसी प्रकार से केमिकल्स के द्वारा ही प्लास्टिक्स को भी तैयार की जाती है। और ये प्लास्टिक्स हमारे दैनंदिन जीवन में काफी उपयोग हो रहा है हमारे इस लाइफ में। जैसे खाना को अगर हमें संग्रह करना है तो हम प्लास्टिक्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक्स काफी सस्ती होती है, हल्की होती है, बहुत ही सारे जगहों पर बाजारों में काफी आसानी से मिल जाती है। और प्लास्टिक्स के बर्तन वगैरह अगर हाथ से अगर टूट जाए तो वो नष्ट नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेंगे कि आखिर ये जो प्लास्टिक्स, ये जो संश्लेषित जो रेशे हैं, जो कृत्रिम रेशे हैं ना, वो आखिर किस प्रकार से किसी लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं, जो रेशे होते हैं ना, वो हमें दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक, जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, और संश्लेषित या फिर मानव निर्मित। प्राकृतिक में हमें रेशे प्राप्त होते हैं पेड़ पौधों से या फिर जानवरों से, और संश्लेषित रेशों को केमिकल के द्वारा, रसायन का उपयोग करके इन्हें बनाया जाता है। वही देखा जाए, रेशे का काफी उपयोग है हमारे जीवन में। हम गर्मी के समय, विशेष करके अगर रूप से देखा जाए तो गर्मी के रूप टाइम में, समय पर हम सूती के वस्त्रों का धारण करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि सूती के जो वस्त्र होते हैं वो पसीने को आसानी से
सोख लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। पसीने का वाष्पीकरण उसके बाद होने लगता है और हमारा जो शरीर है काफी कंफर्टेबल जो फील करता है, काफी आराम का अनुभव करता है। याद रखना है, ठीक है ना। सूती के वस्त्र का में उपयोग होने वाले जो रेशे हैं वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, संश्लेषित नहीं है। संश्लेषित वाले जो रेशे होते हैं उनमें पसीने का एब्जॉर्ब करने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, वो उनमें नहीं होती है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर इस संश्लेषित रेशे को बनाने का आखिर क्या, किस तरह से इन्हें बनाया जाता है, ठीक है ना। इसे पहले आपको समझना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये बात जान लें कि विभिन्न प्रकार के रेशों को जो बनाने का जो प्रोसेस है ना, इसे हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। याद रखना है आपको। तो अब होता क्या है इसे आपको समझना है। बहुत सारे छोटे छोटे इकाइयों को जोड़कर, याद रखना है, संश्लेषित रेशों को अगर बनाना है तो काफी सारे छोटे छोटे इकाइयों को जोड़कर एक श्रृंखला बनाई जाती है, ठीक है ना। और प्रत्येक छोटी छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है ना। और इस प्रकार से अनेक छोटी छोटी इकाइयों से बनकर बनाई गई जो इकाई होती है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं, पॉलीमर इंग्लिश में कहते हैं। याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। बहुलक, पॉलीमर, याद रखना है। पॉली मतलब बहुत सारा, ठीक है ना। अब आपको समझना है कि बहुत सारे कहने का तात्पर्य क्या है। तो फ्रेंड्स जब भी हम लोग किसी संश्लेषित रेशे को बनाते हैं तो उसका एक निर्दिष्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। निर्दिष्ट रूप से उनका आकार होता है। उस आकार में यूज होने वाले जितने भी सारे केमिकल्स होते हैं उनका एक विशेषता होती है, एक विशेष रूप से उन्हें अरेंज किया जाता है और उस प्रकार से तैयार होती है वह विशेष प्रकार की रस्सियां या फिर रेशे। याद रखना है आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे अगर कहा जाए बहुलक क्या नेचुरल नेचर में है उपस्थित, तो फ्रेंड्स बहुलक नेचर में भी उपस्थित है। जैसे कपास एक बहुलक है, ठीक है ना, पॉलीमर है। और सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज की इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। याद रखना है उसकी इकाई क्या होती है, कपास की सेल्यूलोज। याद रखना है, यानी सेल्यूलोज के द्वारा बनाए गए जो रस्सियां होती हैं उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये सेल्यूलोज की रस्सियां बन रही हैं, छोटी छोटी इकाइयां ये सेल्यूलोज की हैं, ठीक है ना। और बहुलक ये पूरा एक साथ है बहुलक, याद रखना है। और इस प्रकार से रस्सियों को जोड़कर बनाने की जो प्रक्रिया है पॉलीमराइजेशन कहते हैं हम इसे, ठीक है ना। याद रखना है आपको बातों को। अब है संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे के प्रकार आखिर क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स संश्लेषित रेशे के पहला जो प्रकार है रेयॉन, याद रखना है आपको, ठीक है ना। रेयॉन संश्लेषित रेशा का एक प्रकार है, एक टाइप है, याद रखना है। तो फ्रेंड्स आखिर रेयॉन की उत्पत्ति के पीछे भी काफी एक महत्वपूर्ण एक घटना है। रेयॉन जो है ना उसे हम लोग यह बिल्कुल रेशम के जो रेशे हैं उससे मिलता जुलता ये रेशा है, ठीक है ना। और रेशम का जो रेशा आप जानते हैं, रेशम के कीट जो है वो रेशम के रेशे बनाते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत में एक ऐसा समय आया कि जब साइंटिस्ट ने ये सोचा क्या रेशम के कीड़ों जैसा ही, जिस प्रकार रेशम के कीड़े जो रेशमी जो धागे बनाते हैं ना, वैसा क्या निर्माण क्या पॉसिबल है, क्या हम बना सकते हैं क्या। तो उन्होंने एक सफलता को पाया। उन्होंने लकड़ी है ना, लकड़ी आप जानते हैं उड के पल्प को रासायनिक और भी विक्रिया करके एक रेशे का निर्माण किया जिसे हम लोग रेयॉन कह रहे हैं या फिर कृत्रिम रेशा कह रहे हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। ये जो रेयॉन रेशा है ना फ्रेंड्स, ये रेयॉन रेशा प्राकृतिक सोर्स की कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, उड पल्प से, लकड़ी से उड पल्प, देन उससे विभिन्न प्रकार के केमिकल में उन्हें मिलाया जाता है, उसे विशिष्ट प्रकार के कंटेनर में उससे फिर निकाला जाता है और फिर यह रेशा जो है रेयॉन रेशा तैयार किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है, याद रखना है, ठीक है ना। यह सबसे सस्ता होता है और इसे रेशम के समान इसे बुना जा सकता है, ठीक है ना। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें,
ठीक है ना, ऊनी ऊन के साथ मिलाकर कालीन वगैरह, गलीचा वगैरह बनाते हैं, जिस प्रकार आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। ये रेयन द्वारा निर्मित वस्तुओं का चित्र है, ठीक है ना। रेयन एक ऐसा रेशा है जिन्हें वुड से बनाया जाता है, वुड पल्प से बनाया जाता है, याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे नायलॉन रेशा के बारे में। नायलॉन, तो फ्रेंड्स नायलॉन रेशा जो है, सबसे पहले इसका जो निर्माण हुआ था वो न्यूयॉर्क और लंदन के बीच में ही इसका जो निर्माण की जो प्रक्रिया हुआ हुई थी नायलॉन की, ठीक है ना। इंग्लिश में इसका NYLON है इसका नाम। तो NY इंडिकेट करता है न्यूयॉर्क को और LON इंडिकेट करता है, वो बताता है लंदन को। दोनों ही शहरों के बीच में, दोनों नदियों के बीच में, शहरों से बहने वाली नदियों के बीच में इस रेशे का निर्माण हुआ था, याद रखना है। और इस रेशे का जो निर्माण हुआ था, ठीक है ना, उसमें कोयले का उपयोग हुआ था और जल का उपयोग हुआ था, वायु का उपयोग हुआ था। इस प्रकार से कोयले, कार्बन का, जल का और वायु के विभिन्न प्रकार के यौगिकों को मिलाकर इनका उपयोग हुआ था नायलॉन के रेशे का। और नायलॉन का रेशा क्या कैसा होता है, ये प्रबल होता है, ये हल्का होता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। ये चमकीला भी होता है साथ में। और नायलॉन के रेशा से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, याद रखना है आपको। कौन कौन सी वो वस्तुएं, चलिए देख लेते हैं। जैसे तांबे, जैसे तंबू, दांत साफ करने वाले ब्रश, कारों की सीट, पट्टे, स्लीपिंग बैग, ये विभिन्न प्रकार के नायलॉन के रेशे से ही बनाए जाते हैं, याद रखना है। नायलॉन के जो रेशे हैं ना फ्रेंड्स, ये वास्तव में काफी मजबूत होते हैं। नायलॉन के रेशे का उपयोग, ठीक है ना, जो पैराशूट्स, जो चढ़ने वाले होते हैं, जो पैराशूट्स क्लाइंबर्स होते हैं या फिर जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, वो जो रस्सी का जो उपयोग करते हैं वो नायलॉन का बना होता है, याद रखना है आपको। नायलॉन के रेशे काफी मजबूत होते हैं, ठीक है ना। सीट बेल्ट पर, कार की सीट बेल्ट पर इसका उपयोग होता है। जैसा मैंने कहा पैराशूट्स पर इसका इस्तेमाल होता है। यह पैराशूट्स में आप जो रस्सी देख रहे हैं ये नायलॉन का बना हुआ है, जो आदमी के इस वहन को, बोझ को आसानी से उठा सकता है। इस प्रकार ये जो आप देख पा रहे हैं, जो पर्वत पर आरोही कर रहे हैं, पर्वत पर चढ़ने वाले जो बंदे हैं, जो आदमी हैं, जो चढ़ते हैं, ठीक है ना, वो जो इस रस्सी का उपयोग कर रहे हैं वो भी नायलॉन का बना होता है, क्योंकि नायलॉन का जो रस्सी होता है वो काफी मजबूत होता है। इवन ये भी कहा जाता है कि नायलॉन का जो रस्सी है, जो तार है, वो इस्पात के तार से भी काफी मजबूत होता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि पॉलिएस्टर जो है वो एक प्रकार का भी संश्लेषित रेशा है। जिस प्रकार रेयन, नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है, पॉलिएस्टर भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, जिसे मानव जो है वो विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके, पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग करके लैब में बनाते हैं, ठीक है ना। इस रेशे की कुछ विशेषताएं हैं फ्रेंड्स, इसे पहले समझना है। इस रेशे से बने कपड़े जो है वो आसानी से वो सिलवटें नहीं लेती हैं, सिकुड़ती नहीं है, ठीक है ना, उसमें दरारें जैसी नहीं आती है जिस प्रकार कॉटन के कपड़े में आ जाती हैं, उन्हें इस्त्री करके पहनना पड़ता है। तो पॉलिएस्टर में ऐसा नहीं होता है, काफी चमकीले होते हैं इसके रस्से, ठीक है ना, आसानी से धुल जाता है। और यह जो है बहुत सुंदर सुंदर इस कपड़े से, इसके रस्सी से कपड़े बनते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। और साथ में टेरिलिन भी एक पॉलिएस्टर भी है। पॉलिएस्टर का एक अलग और एक नाम है, एक अलग और प्रकार का एक कपड़ा है जिसे हम लोग कहते हैं टेरिलिन, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कपड़ों में विशेषताएं होती है, अगर आप इसे जल्दी खींचकर आप धूप में अगर सुखाने के लिए देते हैं कपड़ों को, तो वो जल्दी सूख जाती है। पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है, पानी को तुरंत ही वो सूख जाती है धूप में रखने पर, ठीक है ना। रेशे चमकीले होते हैं, याद रखना है आपको। कपड़े सिकुड़ती नहीं है, बहुत ऐसा फीचर्स है जो इनमें पाया जाता है। इसीलिए पॉलिएस्टर का जो कपड़ा है ये जनरली शादी विवाह के दिनों में पॉलिएस्टर के कपड़े पहनते हैं जो चमकदार होते हैं काफी फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखना है आपको। और उसी प्रकार से एक्रिलिक भी एक प्रकार का रेशा है जो बिल्कुल ऊन के जैसा दिखता है। ऊनी कपड़ा जो होते हैं, ऊन चूंकि काफी महंगा होता है, इसलिए एक्रिलिक का जो इस्तेमाल है वो ऊन के तरह ही किया जाता है, बिल्कुल रिजेंबल्स है, बिल्कुल ऊन के जैसा दिखने वाला है एक रेशा जो है वो एक्रिलिक है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे पढ़ेंगे और जान लेंगे हम लोग एक और प्लास्टिक्स के बारे में। पेट है इसका नाम, PET, ठीक है ना। ये इस तरह का एक प्लास्टिक्स है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बर्तनों, फिल्मों या फिर बोतलों
का उपयोग करने के लिए, जब भी उनको बनाने के लिए किया जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। साथ में हम लोग जान लेंगे कि पॉलिएस्टर जो होते हैं वो पॉली पॉली मतलब बहुत सारे, और एस्टर वास्तव में एक रसायन को हम लोग एस्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। एक रसायन होता है, एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, एस्टर कहलाते हैं हम उन्हें, ठीक है ना। तो एस्टर एक रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े जैसे पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि के नाम से कपड़े बेचे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कॉटन को मिलाकर तैयार किया जाता है। वहीं पॉलीवूल पॉलिस्टर और ऊन का एक मिश्रण है। इस प्रकार से पॉली जो है एक प्रकार का क्या है, एक रसायन है, ठीक है ना। पॉली विभिन्न प्रकार के रसायन से मिला, पॉली जो है ना एक बहुत, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है ना। इस प्रकार बहुत सारे इकाइयों को जोड़कर बनाया जाने वाला, ठीक है ना, याद रखना है आपको। ईस्टरों का उपयोग किया जाता है इसमें, ये होते हैं पॉलिस्टर। इसमें जो श्रृंखलाएं जो बनती हैं पॉलिस्टर कपड़े की वो अलग ही होती हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे एक्रिलिक के बारे में। जैसा मैंने कहा कुछ देर पहले, सर्दियों में जो हम कपड़े स्वेटर पहनते हैं वो जनरली ऊन के बने होते हैं, शाल जो होते हैं, तो ना ऊन हमें बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए वास्तव में ऊन के जैसा दिखाई देने वाले बहुत सारे कपड़े हैं जिसे हम अभी के दिनों में यानी सर्दियों में हम धारण करते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। वो जनरली ऊन के बने नहीं होते हैं, याद रखना, वो एक्रिलिक के बने होते हैं। तो एक्रिलिक जैसा मैंने कहा कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त की गई जो ऊन होती है वो काफी महंगी होती है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एक्रिलिक काफी सस्ती होती है, ठीक है ना, काफी मजबूत होती है, काफी टिकाऊ होती है, याद रखना है आपको। साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर संश्लेषित रेशों के कुछ गुण और धर्म के बारे में, ठीक है ना। जैसा मैंने कहा संश्लेषित रेशों को जो बनाया जाता है उसमें जो केमिकल्स जनरली यूज की जाती है वो पेट्रोकेमिकल्स होती हैं, ठीक है ना, पेट्रो रसायन होती है। अब इनके कुछ गुण और धर्म हैं। जैसा मैंने कहा कि इन्हें जब भी हम लोग खींचते हैं तो गंदगी काफी आसानी से निकल जाती है, गंदगी इसमें बैठती नहीं है, ठीक है ना। झाड़ने से या फिर खींचने से, वॉश करने से आराम से निकल जाती है, जल्दी सूख जाती है, पानी इसमें ठहरता नहीं है, सूख जाता है, ठीक है ना। काफी चमकीले होते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। काफी चमकीले होने के कारण क्या होता है, संश्लेषित रेशे को हम पार्टी वियर के रूप में काफी सारी कमीजें जो हम बनाते हैं या फिर काफी सारे ट्राउजर्स वगैरह हम बनाते हैं, ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं, और विभिन्न प्रकार के सेरेमनीज में हम इसका उपयोग भी करते हैं। संश्लेषित रेशे होता है। कॉटन चमकता नहीं है फ्रेंड्स, हाँ, कॉटन चमकीला कतई नहीं होता है। चमकने वाला जो भी रेशे होते हैं वो संश्लेषित रेशे होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और जान लेंगे कि आखिर संश्लेषित रेशे जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संश्लेषित रेशों का जो इस्तेमाल जो हो रहा है उसकी वजह से वन या फिर कई जंगली जानवरों को मारा नहीं जा रहा है, नहीं वन में स्थित जो पेड़ हैं उनको काटे जा रहे हैं, याद रखना है आपको। क्योंकि संश्लेषित जो रेशे हैं वो रसायन के द्वारा लैब में उपयोग किए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो संश्लेषित रेशे से हमारा जो वायुमंडल है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, वन जो संपदा है वो सुरक्षित है उसका उपयोग करने से। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो संश्लेषित रेशे का डिकम्पोज नहीं हो पाता है, आसानी से उनका विघटन नहीं हो पाता है, याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं प्लास्टिक्स का भी बनना, ठीक है ना, उसमें इस्तेमाल होना, जो विभिन्न प्रकार के जो कच्चे माल हैं वो भी रासायनिक पदार्थ हैं। जिस प्रकार रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके संश्लेषित रेशों को बनाया जाता है, उसी प्रकार रासायन का उपयोग करके, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके प्लास्टिक्स के सामान को भी बनाया जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। और प्लास्टिक्स जो है वो आजकल हम अपने दैनंदिन जीवन में काफी उपयोग कर रहे हैं प्लास्टिक्स के वस्तुओं को। प्लास्टिक्स के चेयर हो, बर्तन हो, खिलौने हो, कोई भी बर्तन हो, ठीक है ना, टिफिन बॉक्स हो, जितने भी प्रकार के आप देख पा रहे हैं सामग्री हमारे आसपास वो प्लास्टिक्स के ही बने होते हैं, याद रखना है आपको। प्लास्टिक्स भी एक प्रकार का बहुलक है, ठीक है ना। सभी प्रकार के जो प्लास्टिक्स होते हैं वो इकाइयों की एक विशेष
व्यवस्था होती है उनमें, ठीक है ना। तो किसी की जो इकाई होती है वो इस प्रकार से आप देखें और समझने की कोशिश करें, जैसे बहुलक जो है उन्हें इस प्रकार से सीधी अवस्था में जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है ना, प्लास्टिक्स को। और कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल क्रॉस बनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। क्रॉस बनाते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार से क्रॉस जैसे उनका संरचना अगर देखा जाए तो उनकी संरचना में इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग उनका निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं हैं, ठीक है ना, वो लैब में आपको देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के इकाइयों को मिलाकर, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों को मिलाकर, ये जो आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है ना, रासायनिक पदार्थों की इकाई है, ये इकाई को मिलकर एक समुचित प्लास्टिक्स का निर्माण होने के पदार्थों का निर्माण किया जाता है, याद रखना है। जिस प्रकार एक एक रस्सी का उपयोग करके कपड़े को बुना जाता है ना, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के प्लास्टिक्स का एक प्रक्रम होता है, ठीक है ना। उस प्रकार के प्रक्रम को सजाकर हम प्लास्टिक्स का निर्माण करते हैं, याद रखना है आपको। प्लास्टिक्स भी एक प्रकार का पॉलीमर है। तो प्लास्टिक्स का उपयोग हम अपने दैनंदिन जीवन में कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको कहा, ठीक है ना। अब है कि प्लास्टिक्स का उपयोग क्यों हम करते हैं, क्यों इसकी लोकप्रियता है, ठीक है ना, पहले इसे समझना है। तो फ्रेंड्स, प्लास्टिक्स के बहुत ऐसे गुण हैं जो इसे चॉइस बनाते हैं। हमारा जो प्राथमिक जो चॉइस है, ठीक है ना, वो प्लास्टिक्स की है। पहले ही हम दुकान में जाकर मटेरियल, विभिन्न प्रकार के मेटल्स, धातु के बने हुए कंटेनर या पदार्थ जो है हम खरीदने की कोशिश नहीं करते हैं, हम लेते हैं तो प्लास्टिक्स के सामान, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि आखिर प्लास्टिक्स जो है वो कितने टाइप्स की हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली जो प्लास्टिक्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है, और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो फ्रेंड्स, ये थर्मोप्लास्टिक्स क्या होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होती है? तो फ्रेंड्स, थर्मोप्लास्टिक्स वे प्लास्टिक्स हैं, ठीक है ना, जो अगर गर्म किया जाए तो वो गल जाती है, पिघल जाती है, मोड़ा जाए तो वो मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो अगर गर्म पानी डाल दें तो वो गल जाती हैं, वो विकृत हो जाती हैं, वो होती है प्लास्टिक्स, लेकिन वो थर्मोप्लास्टिक्स है, ठीक है ना, याद रखना है। उसमें थर्मल का इफेक्ट होता है, थर्मल मतलब ऊष्मा का इफेक्ट, प्रभाव उसमें पड़ता है, थर्मोप्लास्टिक्स है, ठीक है ना। तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। अब है, अगर उदाहरण के रूप में कहा जाए तो पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक्स के कुछ उदाहरण है। पॉलीथीन में आसानी से गल जाती है फ्रेंड्स, और पीवीसी क्या होती है? पीवीसी हम जो इलेक्ट्रिक वायर है ना फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक वायर के आप देख पाओगे, इलेक्ट्रिक वायर के जो बाहर का जो कोटिंग होता है ना, ये जो प्लास्टिक्स जिससे वो इलेक्ट्रिक तार घिरी हुई रहती है, वह पीवीसी होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड से निर्मित एक प्लास्टिक्स होता है, जो तार के, जो कॉपर के तार की या किसी प्रकार के तार के, तांबे के तार को ऊपर से बाहर में कोटिंग की हुई रहती है, ठीक है ना, वो पीवीसी की बनी होती है, वो गल जाती है, याद रखना है। इसका उपयोग थर्मोप्लास्टिक्स का खिलौने में, कंघियों में, विभिन्न प्रकार के पात्रों के निर्माण हेतु थर्मोप्लास्टिक्स का उपयोग किया जाता है। और वही दूसरी तरफ देखा जाए, एक और प्लास्टिक्स होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मो ऊष्मा को सेट कर देती है, ठीक है ना, फिक्स कर देती है, यानी गर्मी से वो प्रभावित नहीं होती है, याद रखना है, ठीक है ना। जैसे अगर इन्हें पहली बार अगर किसी ढांचे पर ढाल दिया जाए तो उसके बाद आप इसे गलाकर फिर दूसरे किसी ढांचे में तैयार नहीं कर पाएंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यह गुण होता है, ठीक है ना। तो इसमें दो प्रकार के प्लास्टिक्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। पहला है बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन, ठीक है ना, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा का और विद्युत का कुचालक होता है, उसी प्रकार मेलामाइन भी होता है, ठीक है ना। दोनों का उपयोग, पहले में बेकेलाइट का उपयोग स्विच बनाने में, विभिन्न प्रकार के बर्तनों के हत्थे को बनाने में किया जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मेलामाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, यह भी आग का प्रतिरोधक है, ऊष्मा का प्रतिरोधक है, ठीक है ना। बहुत ऐसे प्लेट्स वगैरह हैं, फर्श की टाइल्स है, रसोई के बर्तन हैं, ठीक है ना, जैसा मैंने कहा प्लेट्स
जिस पर हम लोग खाते हैं, वो इससे बनते हैं। याद रखना है, मेलामाइन से बनते हैं। तो मेलामाइन और बेकेलाइट दोनों ही इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण प्लास्टिक्स है, और दोनों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। प्लास्टिक्स जो है वो विकल्प के रूप में, चॉइस के रूप में हमारे लिए क्यों है, जैसा मैंने कहा। तो फ्रेंड्स, जैसा जब भी हम लोग कोई बाजार जाते हैं, जब भी अगर कुछ कंटेनर खरीदना रहता है, तो हम लोग प्लास्टिक्स के ही लेते हैं। प्लास्टिक्स के बर्तन, टिफिन बॉक्स, बोतलें, जो भी लेते हैं हम लोग प्लास्टिक्स के। क्यों ऐसा होता है, क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में? तो प्लास्टिक्स का जो उपयोग है, प्लास्टिक्स होती है सबसे पहले यह अनअभिक्रियाशील होती है, ठीक है ना। यह अभिक्रियाशील नहीं होती है, यह रिएक्शंस नहीं करती है किसी भी केमिकल के साथ। जैसे अगर मेटल के अगर लें, जैसे लोहे की धातु को जब नमी में और वायु के साथ संपर्क में आती है तो वो जंग लग जाती है। कॉपर में भी एक ग्रीनिक्स एक लेयर बन जाता है ना, ठीक है ना। याद रखना है आपको, आपने पढ़ा था लास्ट के चैप्टर्स में। लेकिन इसमें नहीं होते हैं, किसमें? प्लास्टिक्स में ऐसा नहीं है। किसी भी पदार्थ वायु के साथ, पानी के साथ इसकी अभिक्रिया नहीं होती है, ना ही किसी केमिकल के साथ इसकी अभिक्रिया होती है। आसानी से बाजार में मिल जाती है। अचार हो, कोई भी खट्टे पदार्थ हो, किसी भी चीज को हम लोग इसमें आसानी से रख सकते हैं। लेकिन धातु के बने बर्तनों में ऐसा नहीं होता है, सोच समझकर हमें उसमें रखना होता है, याद रखना है, ठीक है ना। इसीलिए सिल्वर के चम्मच में कभी भी अंडे को खाया नहीं जाता, यह बात भी आपको जान लेनी है, ठीक है ना। धातु के बर्तनों में काफी सारी असुविधाएं होती हैं, समझना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्लास्टिक्स हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। तो फ्रेंड्स, प्लास्टिक्स जो होता है काफी हल्का होता है, ठीक है ना, और यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। प्रबल होता है, चिरस्थायी होता है, हाथ से गिर जाने पर यह टूटता भी नहीं है। विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों में इसका उपयोग भी किया जाता है। प्लास्टिक्स सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं। घरेलू, ठीक है ना, घरेलू जितने भी काम हैं वो प्लास्टिक्स के बर्तन में ही आज संपन्न हो पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं अगर अपने आसपास में, तो आप देखोगे जितने भी ज्यादा से ज्यादा पदार्थ वो प्लास्टिक्स के ही बने हैं। याद रखना है, प्लास्टिक्स कुचालक होता है। सबसे बड़ी बात, मेटल उष्मा का सुचालक होते हैं, विद्युत का सुचालक होता है। प्लास्टिक्स ऐसा नहीं होता है, प्लास्टिक्स विद्युत उष्मा का कुचालक होता है, याद रखना है, ठीक है ना। इसलिए प्लास्टिक्स का उपयोग विद्युत, बिजली के तार को ढकने के लिए भी उपयोग इसका किया जाता है, याद रखना है आपको। और प्लास्टिक्स का उपयोग न केवल घरेलू दैनंदिन जीवन में होता है, बिल्कुल इसके साथ साथ प्लास्टिक्स का उपयोग अगर आप देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी प्लास्टिक्स का उपयोग होता है। उसमें से एक उद्योग है मेडिकल, ठीक है ना, स्वास्थ्य वाले उद्योग जो है उसमें प्लास्टिक्स का उपयोग होता है। सिरिंज हो, बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स हैं, गोलियां हैं, ठीक है ना, जिसमें प्लास्टिक्स का उपयोग होता है। दस्ताने हैं, प्लास्टिक्स का उपयोग किया जाता है। साथ में माइक्रो ओवन जो होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक्स का ही उपयोग किया जाता है, याद रखना है आपको। टेफ्लॉन एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक्स होती है। जो नॉन स्टिक्स जो बर्तनें बनाई जाती है, नॉन स्टिक्स ना चिपकने वाली, ठीक है ना, जिसमें पदार्थ नहीं चिपकते हैं, उसमें टेफ्लॉन जैसे प्लास्टिक्स का उपयोग किया जाता है। एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक्स है, याद रखना है, ठीक है ना। ये तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्लास्टिकों का उपयोग सिर्फ ना केवल हमारे घरेलू आवश्यक चीजों में, बल्कि विभिन्न प्रकार के वायुयान को बनाने में, रॉकेट में, ठीक है ना, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, गैजेट्स में आज प्लास्टिक्स का उपयोग हो रहा है। पेन्स में, पेंसिल्स में, हर जगह, याद रखना है आपको, ठीक है ना। और साथ में यह बात भी जान लेनी है आपको कि एक ऐसे प्लास्टिक्स है जिसे हम लोग मेलामाइन कह रहे हैं, आपने कुछ देर पहले जाना। तो जो भी फायर होता है ना, फायर रेजिस्टेंस के रूप में ये मेलामाइन का इस्तेमाल होता है। जैसे अग्नि सह प्लास्टिक्स यद्यपि संश्लेषित रेत से आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जाना जाता है कि जानना रोचक होगा कि अगर आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक्स की एक परत चढ़ी होती है जो अग्नि विरोधी होती है, याद रखना है आपको, ठीक है ना इन बातों को। और सिल्क के कपड़ों को पहनकर आपको कभी भी रसोई घर में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो होता है ना संश्लेषित रेत से या फिर सिल्क, याद रखना है ये काफी
मुश्किल साबित हो सकते हैं। याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। नायलॉन के कपड़े हो या फिर किसी प्रकार के सिल्क से जैसे रिजेंबल जो संश्लेषित रेशे हैं, सिल्क जैसा दिखाई देने वाला जो रेशा है, ठीक है ना, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, रेयॉन हो या फिर नायलॉन हो, पॉलिस्टर हो, ऐसे कपड़े को पहनकर आपको न केवल लैब में जाना चाहिए जहां पर आप कुछ सीखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, और ना ही केवल घरेलू जगह जैसे रसोई घर में ऐसे कपड़ों को पहनकर जाना चाहिए। काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे जो रस्सी है, ठीक है ना, संश्लेषित रस्सी जो है, रेशे जो है, वो जलने पर क्या होता है, वो मेल्ट हो जाते हैं और शरीर के साथ चिपक जाएंगे। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। अब है आपको जानना प्लास्टिक्स और पर्यावरण के बारे में। तो आप सभी जानते हैं प्लास्टिक्स का हम काफी उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के थैला के रूप में। लेकिन प्राकृतिक पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। और पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कह रहे हैं, ठीक है ना, डिकम्पोज होना, विघटन होना। तो प्लास्टिक्स कभी भी विघटित नहीं होती है आसानी से, ये बात याद रखना है। सैकड़ों साल लग जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको एक लिस्ट भी बताया गया है, ठीक है ना। सूती का कपड़ा, साग सब्जी, कितने टाइम लगते हैं, साग सब्जी, कागज, सूती का कपड़ा, लकड़ी, ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा समय लगता है प्लास्टिक्स की थैलियां, कई वर्ष लग जाते हैं, हजारों साल, लाखों साल लग जाते हैं इसे डिकम्पोज होने में। इनका विघटन आसानी से नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और इसे अगर आप मिट्टी में दफन करें विघटित होने के लिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप जलाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें काफी सारी जहरीले गैस भी निकलती है। क्योंकि ये सवाल कई बार आपको पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, परीक्षाओं में पूछा जाता है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। यथासंभव हो सके तो प्लास्टिक्स का जो उपयोग है उनसे हमें बचना चाहिए, ठीक है ना। याद रखना है क्यों बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक्स का तो हम उपयोग कर रहे हैं, इसलिए बचना चाहिए। ये पर्यावरण की क्या अनुकूल है, पर्यावरण के प्रतिकूल है, पर्यावरण को दूषित करता है, या ना तो आसानी से डिकम्पोज हो पाता है, ठीक है ना, और ना ही इसे हम जला पाते हैं। याद रखना है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। अगर प्लास्टिक्स अगर आप रेगुलर यूज करें तो नालों में, कचरों में प्लास्टिक्स का ज्यादातर हम देख पाएंगे प्लास्टिक्स को, और उसी प्लास्टिक्स को विभिन्न प्रकार के जानवर आते हैं, खाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है ना। उनके गली में, नले में, यहाँ पर श्वास की नली में अटक जाती है, वो मर जाते हैं। इसके अलावा जो ड्रेन सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, जो नालियां हैं, उसमें भी प्लास्टिक्स ही मेन कारण बनती है, प्रमुख कारक बनती है कचरे जमा होने में, ठीक है ना। जहां पर विभिन्न प्रकार के मच्छर हो या फिर मक्खियां हो, वह अपने अंडों को वहां पर उत्सर्जित करती है, बनाती है, ठीक है ना। तो यह एक विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसमें एक मुख्य पदार्थ का नाम है प्लास्टिक्स, जो अपशिष्ट पदार्थों का ही मुख्य कारक है। याद रखना है, क्योंकि ये जल्द अपघटित नहीं होते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। इनका प्लास्टिक्स का पुनः चक्रण जो है वो जनरली नहीं होता है। तो वो कौन से प्लास्टिक्स है जिनका पुनः चक्रण होता है, जैसा मैंने कहा, तो थर्मोप्लास्टिक्स का पुनः चक्रण होता है, क्योंकि वो गल जाते हैं, गल कर हम दूसरे फॉर्म में उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स है उनका नहीं हो पाता है, याद रखना है। इसीलिए ज्यादातर ये सिद्धांत बताए गए हैं। क्या सिद्धांत है, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के लिए, एक उत्तरदायी नागरिक के लिए हमेशा ये 4R सिद्धांत उपयोग में बताए जाते हैं। हमेशा ये बताए जाते हैं कि प्लास्टिक्स का उपयोग कम करिए, रिड्यूस करिए, पुनः कर उपयोग करिए, रीयूज कीजिए, एक कम करिए प्लास्टिक्स का उपयोग। अगर आप बाजार में जाते हैं तो प्लास्टिक्स के थैले में सामान ले लेते हैं, कुछ भी छोटी से छोटी वस्तुओं को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घर से थैले के कपड़े लेने चाहिए, कपड़े के थैले को ले जाना चाहिए, ठीक है ना। रीयूज करना चाहिए। अगर आप एक भी सामान अगर प्लास्टिक्स में ले आते हैं तो फिर पुनः उसी प्लास्टिक्स को ले जाए बाजारों में सामान को लाने के लिए, और ना ही केवल उन आदमी से, दुकानदारों से प्लास्टिक्स में कोई सामान लें, ठीक है ना।
आप अपने ही तरफ से एक प्लास्टिक ले जाएं और जिसमें उस प्लास्टिक में अनाज को ले आए या फिर जो भी सामान ले आए। याद रखना आपको इन बातों को। तो रिड्यूस करें, कम करें, रीयूज करें, बार बार उसका उपयोग करें, पुनः चक्रित करते रहिए। ऐसे प्लास्टिक्स का यूज कीजिए जिनका चक्रण संभव हो सके, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को, जिन्हें साइकिल किया जा सके, और फिर पुनः प्राप्त करिए, रिकवर करिए। तो ये विभिन्न प्रकार की बातें हैं जो प्लास्टिक्स के दौरान आपको बताई जाती है, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल बिल्कुल ही प्लास्टिक्स नहीं है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। और साथ में आपको यह बताया भी जा रहा है कि लापरवाही के कारण हम विभिन्न प्रकार के जो काम है, उल्लंघन है कर रहे हैं, जहां पर म्यूनिसिपैलिटी के बहुत सारे आदमी आते हैं और वो प्रत्येक दिन या फिर सप्ताह में एक दिन वो आते हैं, ड्रेनों का सफाई करते हैं, लेकिन उसमें जो क्लॉग्ड या फिर ड्रेन की बंद होने का जो कारण है, नालियों के बंद होने का जो कारण है, वह प्लास्टिक्स ही होता है। याद रखना है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक्स की थैलियों जलाशय में अथवा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए हमें, ठीक है। कुछ बातें हैं, जान लेना है आपको। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती के कपड़े के थैला का उपयोग करना चाहिए। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, प्लास्टिक्स पदार्थों का उपयोग कम से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बने थाली पर या फिर कंटेनर में हमें भोजन को ग्रहण करना चाहिए, फिर भोजन को रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। फ्रेंड्स, चलिए जान ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। ये आपको प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि आखिर कुछ रेशे संश्लेषित रेशे आखिर क्यों कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लिखना है, चलिए देख ले रहे हैं उत्तर के रूप में। आपको लिखना है कुछ रेशे जो प्राकृतिक नहीं होते हैं बल्कि मानव निर्मित होते हैं, ठीक है, जिन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। याद रखना है आपको, वैसे रेशे जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, ऐसे रेशे जिन्हें मानव निर्मित करते हैं, ऐसे रेशों को हम संश्लेषित रेशे या फिर कृत्रिम रेशे कहते हैं, ठीक है ना। ये रेशे बहुत बड़ी इकाइयों से बने होते हैं, ठीक है ना। ये बात भी आपको याद रखनी है कि ये जो रेशे होते हैं बहुत बड़ी इकाइयों द्वारा बने होते हैं, जिन्हें हम बहुलक कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना है आपको। तो ये पॉलीमर जो होते हैं, इसका इंग्लिश नाम है, याद रखना है, बहुलक। बहुत सारे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इन्हें बहुलक कहते हैं। और इन प्रत्येक संश्लेषित रेशे का जो बनावट होता है ना, वो डिफरेंट होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जैसे रेयॉन, ठीक है ना, नाइलॉन, इसके अलावा बोल सकते हैं एक्रिलिक, ये संश्लेषित रेशों के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है ना। याद रखना है आपको। अब चलिए देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। जो सही उत्तर है उनको आपको चिन्हित करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है। रेयान जो है वो एक संश्लेषित रेशा हम उसे नहीं कहेंगे। रेयान को क्यों नहीं कहेंगे? तो आपको क्या है, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, क, ख और ग, ठीक है ना। तो इसका क में कहा गया है, इसका रूप रेशम के समान होता है, इसलिए हम इसे एक संश्लेषित रेशा नहीं है ये रेयान, ठीक है। अच्छा, इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। नंबर ख में कहा गया है इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, जो वुड पल्प होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताए थे वीडियोस में आखिर वुड पल्प क्या होता है, कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है। और नंबर ग में कहा गया है इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बना जा सकता है, ठीक है ना। इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बनाया जा सकता है, इसलिए ये संश्लेषित रेशा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका मेन कारण क्या होगा? जैसे मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, इसका मेन कारण होगा कि रेयॉन जो रेशे होते हैं उसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो उचित शब्द है उनके द्वारा आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है ना। तो चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर नंबर क में हमसे क्या पूछा गया है। नंबर क, संश्लेषित जो रेशे हैं डैश अथवा डैश
रेशे भी कहलाते हैं, जो संश्लेषित रेशे हैं, जो कृत्रिम रेशे हैं, ठीक है ना। उन्हें हम दो नाम और भी उनके कह सकते हैं, तो वो नाम क्या है वो आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स, संश्लेषित रेशों को आप मानव निर्मित रेशे भी कह सकते हैं और या फिर आप कृत्रिम रेशे भी कह सकते हैं। दो नाम आपको देने हैं, ठीक है ना। मैंने आपके लिए लिख के रखा, ये आप देख पा रहे हैं। नंबर ख में आपसे पूछा गया है कि संश्लेषित रेशे कच्चा माल से संश्लेषित रेशे संश्लेषित किए जाते हैं, जो डैश कहलाते हैं। जो संश्लेषित जो रेशे हैं, जो सिंथेटिक रेशे हैं, जो मानव निर्मित रेशे हैं, जो कृत्रिम रेशे हैं, रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे रेशे जो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जिन्हें संश्लेषित रेशों को तैयार करने में जिनका उपयोग होता है, ऐसे मटेरियल को, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियोस में भी बताए, जितने भी सारे सिंथेटिक रेशे हैं, मानव निर्मित रेशे हैं, संश्लेषित रेशे हैं, उन्हें पेट्रो रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है ना, उनसे तैयार किया जाता है। याद रखना है, ये पेट्रो रसायन आपको कहना है उत्तर के रूप में। यहां पर आप लिखेंगे पेट्रो रसायन, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, उत्तर में भी लिखा हुआ है पेट्रो रसायन, ठीक है ना। यहां पर आपको लिखना है। नंबर ग में आपसे क्या पूछा गया, चलिए देख ले रहे हैं। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक डैश है। तो संश्लेषित रेशा जिस तरह एक प्रकार का क्या है, वह उसी तरह प्लास्टिक भी है। तो संश्लेषित रेशा एक पॉलीमर है, बहुलक है, ठीक है ना। उसी प्रकार प्लास्टिक भी एक बहुलक है, यानी प्लास्टिक जिस मटेरियल से बनता है, उसी प्रकार के मटेरियल से संश्लेषित रेशे भी बनते हैं। दोनों का जो कच्चा माल होता है वो एक ही होता है, याद रखना है, लेकिन दोनों का फॉर्म, आकार अलग होता है, साइज अलग होता है। एक होता है पतला, बिल्कुल धागे के जैसा, और वहीं दूसरी तरफ एक होता है बहुत बड़े आकार का, ठीक है ना, जैसे बाल्टी हो, खिलौने हो, ठीक है ना, प्लास्टिक के आपने देखे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 4, नाइलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताओ, बताइए जो नाइलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। तो फ्रेंड्स, नाइलॉन रेशे से बनी हुई दो वस्तु के आपको नाम बताना है, जो यह बताती है कि हम आखिर नाइलॉन रेशों से बनाए गए हैं या फिर उनकी प्रबलता को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमें किस तरह से देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको उत्तर के रूप में लिखना है कि नाइलॉन एक बहुत ही मजबूत रेशा है। नाइलॉन, याद रखना है, नाइलॉन काफी मजबूत रेशा है, जिसके कारण नाइलॉन का उपयोग कहां होता है? पैराशूट में, चट्टान पर चढ़ने की रस्सी, मछली पकड़ने की जाल, सीट बेल्ट आदि के लिए किया जाता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो इतने सारे जगहों पर नायलॉन के रेशों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो एक नायलॉन धागा लचीला और हल्का होता है। तो नायलॉन धागा कैसा होता है? लचीला होता है, हल्का होता है, परंतु एक शर्त यह भी है कि नायलॉन का धागा परंतु स्टील के तार से भी मजबूत होता है। स्टील के एक तार से भी वह बहुत मजबूत होता है नायलॉन का धागा। इसीलिए पैराशूट में चढ़ने के लिए जिस धागे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पैराशूट में आदमी बैठे रहते हैं, एक बास्केट नुमा स्ट्रक्चर होती है, तो वहां पर उस रस्सी में नायलॉन के रस्सी का उपयोग होता है। वहीं दूसरी तरफ मछली पकड़ने का जो जाल होता है उसमें भी होता है, ठीक है ना। और चट्टान पर चढ़ने वाले जो रोप क्लाइंबिंग करते हैं ना, जो पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ते हैं, वो अपने लिए नायलॉन का ही रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नायलॉन की रस्सी, जैसा आपको बताया गया, ये स्टील के रस्सी से भी या स्टील के तार से भी बहुत मजबूत होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग की 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे आपके घरों में खाद्य पदार्थों का जो संचयन करने के लिए, उन्हें रखने के लिए हम लोग प्लास्टिक के मटेरियल का यूज करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर का यूज करते हैं। तो इसके पीछे का 3 प्रमुख कारण आपको लाभ के रूप में बताना है। किसके रूप में बताना है? कि लाभ के रूप में बताना है कि क्यों आखिर प्लास्टिक के मटेरियल का, प्लास्टिक के कंटेनर का हम यूज करते हैं खाद्य पदार्थों को संचयन करने हेतु, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं कि इस सवाल का उत्तर आपको किस तरह से लिखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लिखनी है कि प्लास्टिक के कंटेनर निम्नलिखित कारणों से भोजन के भंडारण के पक्षधर है, ठीक है ना।
बहुत से कारण हैं, तो उनमें से पहला कारण आपको लिखना है, ठीक है ना, प्लास्टिक के कंटेनर हल्के वजन के होते हैं, इसलिए उन्हें संभालना आसान होता है, हल्के होते हैं। जैसा आप सभी को पता है प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं वो काफी हल्के होते हैं, इसलिए उन्हें संभाल पाना काफी आसान होता है, ठीक है ना। और नंबर 2 में आपको लिखना है अन्य पात्रों की तुलना में प्लास्टिक के पात्रों का मूल्य भी बहुत कम है। अन्य पात्रों की अगर तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए दूसरे किसी पात्रों के साथ, स्टील के हो, तांबे के हो, किसी और मेटल के धातु के हो, ठीक है ना, बर्तन के साथ, तो आप देखोगे कि पात्रों की तुलना में प्लास्टिक के जितने भी बॉक्सेस है, कंटेनर है, ठीक है ना, टिफिन बॉक्स है, जितने भी सारे हैं मटेरियल, वो उनके जो दाम होते हैं, उनके प्राइजेस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं, ठीक है ना। तो कम होते हैं प्राइजेस, नंबर 2 में कहा गया है। नंबर 1 में कहा गया काफी हल्का होता है, आसान होता है, ठीक है ना। नंबर 3 में चलिए देख ले रहे हैं क्या कहा गया है। प्लास्टिक के पात्र मजबूत होते हैं, अर्थात आसानी से नहीं टूटते हैं। वहीं दूसरी तरफ, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो ग्लास के हो या फिर किसी और धातु के हो, हाथ से गिरने पर काफी, अगर धातु के हो तो आवाजें आती है, ठीक है ना। इसमें से प्लास्टिक के पात्र अगर आपके हाथ से गिर जाए तो आवाज नहीं आती है, टूटता भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांच के मटेरियल को लिया जाए, कंटेनर को लिया जाए, तो वो टूट जाती है, बिखर जाती है। तो प्लास्टिक क्या हुआ, प्लास्टिक हल्का भी होता है, संभालना आसान होता है, दाम भी कम होते हैं और हाथ से गिरने पर टूटता भी नहीं है, ठीक है ना। अगला एक और पॉइंट लिखेंगे जो आपको 3 बताया जाएगा ना, ठीक है ना, तो आपको कम से कम 4 लिखने हैं, याद रखना है, ठीक है ना। तो एक और हम लोग लिखेंगे, प्लास्टिक के पात्र टिकाऊ होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, प्लास्टिक के एक पात्र अगर आप ले लें तो वो काफी सालों साल भी चलती है, ठीक है ना। याद रखना है शर्त में कि प्लास्टिक के जो टाइप्स होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं। ऐसे टाइप्स प्लास्टिक्स के जिनमें खाद्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता है, उनके जो दाम होते हैं कुछ साधारण प्लास्टिकों की तुलना में कुछ ज्यादा होते हैं, याद रखना है। कुछ मूल्य उनका ऊंचा होता है, कुछ ही, याद रखना है सिर्फ इन बातों को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछेंगे। प्रश्न नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में क्या अंतर है, वो आपको बताना है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है मैंने वीडियोस में बताया, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है ये भी मैंने आपको वीडियोस में बताया। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं उनके बीच में आखिर अंतर को हम कैसे स्पष्ट कर पाएंगे, कैसे इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस प्रश्न के उत्तर में जो डिफरेंस जो क्रिएट करनी है, जो लिखना है जिस तरह से, तो सबसे पहले आपको 2 कॉलम बनाने हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं 2 कॉलम, एक कॉलम में लिखा गया है थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है ना, दूसरे में लिखा गया थर्मोसेटिंग्स, ठीक है ना। ये इस तरह से आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि किस तरह से आखिर हम लोग सजा के इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले उत्तर के रूप में आपको लिखना है कि थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में अंतर, ये आपको पहले एक हेडिंग देना है, ठीक है ना, इस तरह का। देन आपको कॉलम बनाने हैं, देन आपको लिखना है आगे में कुछ और, ठीक है ना, बातों को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिखना है थर्मोप्लास्टिक्स के रूप में, नंबर 1 में, प्लास्टिक जो आसानी से गर्म होने पर खराब हो जाता है और आसानी से मोड़ा जा सकता है, इससे थर्मोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे प्लास्टिक्स जिन्हें हम आसानी से गर्म होने पर वह खराब हो जाएगा, या फिर ऐसे प्लास्टिक्स जो आसानी से जिन्हें मोड़ा जा सकता है, ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक्स के रूप में जानते हैं, ठीक है ना, थर्मोप्लास्टिक्स। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से हैं, तो प्लास्टिक्स जिसे जब एक बार सांचे पर ढाल लिया जाता है तो उसे गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, याद रखना है। ऐसे प्लास्टिक्स जिसे एक बार ढाल लिया जाता है सांचे पर या फिर किसी भी शेप में, तो उसे गर्म करने के बाद फिर आप नरम मेल्ट नहीं कर पाएंगे, गला नहीं पाएंगे आप, ठीक है ना। तो इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं, याद रखना है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। नंबर 2 में डिफरेंस में आपको क्या लिखना है, नंबर 2 में आपको लिखना है कि पॉलीथीन और पीवीसी, ठीक है ना, पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक्स के कुछ उदाहरण है, यानी उदाहरण के रूप में आपको 2 नाम लिख देने हैं, पीवीसी के रूप में और पॉलीथीन के रूप में। ये 2 उदाहरण है किसके, थर्मोप्लास्टिक्स के, याद है। और वहीं दूसरी तरफ अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का अगर उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो आपको लिखना है बेकेलाइट और मेलामाइन। ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के उदाहरण हैं। दोनों ही सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं, फायर रेजिस्टेंस होते हैं,
गर्म करने पर गलते नहीं हैं, बहुत सारी खासियत खूबियां इनमें होती है। तीसरे नंबर पे आपको क्या लिखना है, चलिए देख ले रहे हैं। तीसरे नंबर पे लिखना है इनका उपयोग, जैसे थर्मोप्लास्टिक्स का उपयोग खिलौने के रूप में, कंघी के रूप में, विभिन्न प्रकार के पात्रों के निर्माण में किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का जो उपयोग है बेकेलाइट के रूप में, बेकेलाइट का उपयोग विद्युतीय स्विच, ठीक है ना, विद्युतीय स्विच याद रखना है आपको। उसके बाद विभिन्न प्रकार के बर्तनों के हत्थे, हैंडल्स, विभिन्न प्रकार के बर्तन के जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने में के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फर्श में जो टाइल्स बैठते हैं ना, उष्मारोधी बर्तन आदि बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इतने सारे उपयोग है किसके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। काफी मजबूत, काफी टिकाऊ, उष्मा का प्रतिरोधी, गर्म करने पर गलता नहीं है, इसीलिए बर्तनों के हैंडल्स पर भी किया जाता है, विद्युतीय स्विच पर किया जाता है, ठीक है ना, और टाइल्स पर भी किया जाता है, जो हम लोग फ्लोर पर जो टाइल्स जो बैठाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 में हम लोग देख लेंगे कि आखिर हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 7 आप लोग देख पा रहे हैं, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। आपको कुछ समझाना है कि आगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ना, उसके ही बारे में ये अगला सवाल है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स से निम्नलिखित क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या पीछे का रीजन है, क्या कारण है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो आपको बताने हैं। तो नंबर क में है डेंगची के हत्थे, ठीक है ना, किसी भी डेंगची का हत्था आखिर क्यों बनाया जाता है, हैंडल्स क्यों बनाए जाते हैं कंटेनर के, वो आपको बताने हैं। विद्युतीय प्लग स्विच, विद्युतीय प्लग या फिर स्विच या फिर प्लग बोर्ड आखिर उनसे क्यों बनाया जाता है। तो 2 कारण मैंने इसी में बताया आपको लास्ट के क्वेश्चंस में। चलिए देख ले रहे हैं और भी अच्छे से आखिर इस प्रश्न का उत्तर हमें किस तरह से देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिखना है कि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है ब्रैकेट में, वो अग्निरोधक होता है, यानी आग को प्रतिरोध कर सकता है, अन्य प्लास्टिक की तुलना में बेहतर गर्मी को सहन कर सकता है। अन्य प्लास्टिक जहां पर गर्मी पाने पर गर्म हो जाएंगे, गल जाएंगे, नरम हो जाएंगे, लेकिन मेलामाइन नहीं गलेगा, ठीक है ना, याद रखना है। इसलिए यह डेंगची के हत्थे बनाने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। डेंगची के हत्थे को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, याद रखना मेलामाइन को। बेकेलाइट का उपयोग कहां पर करते हैं, तो बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, ठीक है ना, उसी तरह जिस तरह मेलामाइन है ये भी बेकेलाइट भी है। उसी तरह बेकेलाइट जो है वो गर्मी और विद्युतीय का कुचालक होता है, सहन कर पाएगा, ठीक है ना, गर्मी को और विद्युत को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड बनाने के लिए किया जाता है या फिर हम लोग करते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। फ्रेंड्स चलिए देख लेंगे अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। अगला सवाल प्रश्न नंबर 8 है, ठीक है ना। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किया जा सकते में वर्गीकृत कीजिए। तो 2 आपको कैटेगरीज में आपको वर्गीकृत करना है, एक अलग सा फॉर्म बनाना है चुन चुन के कि कौन सा पदार्थ है जिनको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, पुनः चक्रित कर सकते हैं, और वे कौन से पदार्थ है जिन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, पुनः चक्रित नहीं कर सकते हैं। दोनों को छांट कर आपको लिखना है, यानी पदार्थों के नाम आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देख ले रहे हैं पदार्थों के नाम आखिर क्या है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं पदार्थों के नाम, टेलीफोन यंत्र पहला, ठीक है ना, इसके अलावा है प्लास्टिक्स, उसके बाद है प्लास्टिक्स खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक्स आवरण और प्लास्टिक की कुर्सियां और विद्युतीय स्विच। तो आपको इतने सारे मटेरियल दिए गए हैं, आपको बताने हैं इनमें से कौन सा रिसाइकिल है, पुनः चक्रित किया जा सकता है और कौन सा नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है, ठीक है ना, सोच समझ कर आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है प्लास्टिक्स जो खिलौने हैं, ठीक है ना, सामग्री लाने वाले थैले हैं, बॉल पॉइंट पेन है, प्लास्टिक्स के कटोरे हैं, विद्युतीय तार के प्लास्टिक्स आवरण, प्लास्टिक्स की कुर्सियां को पुनः चक्रित किया जा सकता है। याद रखना है इन्हें क्या किया जा सकता है, पुनः चक्रित रिसाइकिल किया जा सकता है, क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक्स है, ठीक है ना। तो थर्मोप्लास्टिक्स को हम लोग पुनः चक्रित कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग्स वाले को नहीं। अब है दूसरा वाला, सुनिए, टेलीफोन उपकरण, कुकर हैंडल,
इलेक्ट्रिकल स्विच को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स के बने होते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, अगर ऐसे प्लास्टिक्स जो थर्मोप्लास्टिक्स के बने होते हैं तो उन्हें रिसाइकल आराम से किया जा सकता है, क्योंकि वो गल जाते हैं हीट पाने पर। और वहीं दूसरी तरफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है हीट पाने पर भी गलते नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 आप देख पा रहे हैं। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदता है। राणा किसी लड़के का नाम है, ठीक है ना? तो गर्मियों के लिए कपड़े खरीदता है, कमीजें खरीदता है। उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? उसे सूती वाली खरीदनी चाहिए या फिर संश्लेषित या फिर कृत्रिम वाले, ठीक है ना, वो खरीदने चाहिए। कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो आपका काम है सलाह देना राणा को कि आखिर गर्मी का जो मौसम है उससे कमीज तो खरीदनी है, तो वो आखिर कैसा कमीज खरीदे, सूती वाला खरीदे या फिर नायलॉन वाला खरीदे या फिर सिंथेटिक वाला खरीदे, संश्लेषित खरीदे, कैसा खरीदे, ठीक है ना? वो आपको बताना है, एडवाइस देनी है, उसको सजेशन देना है, तो राणा वैसा वो करेगा। ठीक है ना? तो इस प्रश्न के उत्तर को किस तरह से हमें लिखना है, चलिए देख ले। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिखना है राणा को ग्रीष्म काल के लिए सूती कमीज खरीदने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सूती कमीजें पसीने को अवशोषित करती हैं। याद रखना है, सूती वाली जो कमीज होती है, जो कॉटन से बनी होती है, वो पसीने को अवशोषित करती है, अब्सॉर्ब कर लेती है और पसीने का वाष्पीकरण होने लगता है। ठीक है ना? जिससे हमारा शरीर को ठंडा रखता है। हमारा शरीर क्या होता है? ठंडा होने लगता है। जबकि अगर संश्लेषित कपड़े पहने, पसीने को वह अवशोषित नहीं करती है, क्योंकि संश्लेषित वाले जो रेशे होते हैं, कपड़े होते हैं, वो पसीने को अवशोषित नहीं करने देती है। शरीर की जो गर्मी है वो शरीर के बाहर नहीं जा पाती है, शरीर के अंदर ही रह पाती है। ठीक है ना? इसलिए गर्मी में अगर हम सिंथेटिक कपड़े पहने तो और भी ज्यादा गर्म लगती है। इसलिए गर्मी में ये सलाह दी जाती है कि सूती के वस्त्र पहने, क्योंकि अगर जितना भी गर्मी होगा, अगर आप पसीने पसीने भी हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि पसीने हो जाने के बाद भी अगर कपड़े आपके भीग जाए तो शरीर से जो गर्मी है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है ना? पसीने का वाष्पीकरण होने लगता है और शरीर देन बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही कूल, बहुत ही ठंडा अनुभव करता है। इसीलिए इन्हें गर्मी में पहनने पर बहुत ही असहज महसूस करते हैं। किसे? संश्लेषित वाले को। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं क्या प्रश्न नंबर आखिर 10 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 10 आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना? उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक्स की प्रकृति असंक्षारक होती है। ठीक है ना? आपको उदाहरण देना है, आपको उदाहरण देकर यह बताना है कि आखिर प्लास्टिक्स का जो कैरेक्टर होता है, प्रकृति होती है, वो असंक्षारक होती है। ठीक है ना? यानी किसी भी मटेरियल के साथ वो अभिक्रिया नहीं करती है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिखना है कि हम प्लास्टिक्स पात्र में विभिन्न प्रकार के रसायनों और विभिन्न सामग्रियों को संग्रहित करके रख सकते हैं। ठीक है ना? प्लास्टिक्स पात्रों में हम लोग विभिन्न प्रकार के मटेरियल को, रसायन वाली चीजों को रख सकते हैं। रसायन पात्र से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कौन? प्लास्टिक्स, क्योंकि ये क्रियाशील नहीं होते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से वह स्पष्ट हो जाता है। अब उदाहरण क्या है, चलिए हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे देखा जाए तो टेफ्लॉन जो है होती है ना, एक प्रकार का प्लास्टिक्स है टेफ्लॉन। ठीक है ना? याद रखना है, टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक्स है जिसका उपयोग नॉन स्टिक कुकर के निर्माण के लिए एक कोटिंग के रूप में किया जाता है। याद रखना है, काफी बार ये सवाल आता है आपको। ठीक है ना? एग्जामिनेशन में टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक्स है जिसका उपयोग नॉन स्टिक्स, ठीक है ना, नॉन स्टिक कुकवेयर के निर्माण के लिए एक कोटिंग के रूप में किया जाता है। दूसरा, बेकेलाइट गर्मी और बिजली का एक कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग बर्तनों के विद्युत स्विच हत्थे बनाने के लिए किया जाता है। वहीं तीसरी तरफ देखा जाए तो मेलामाइन का उपयोग फर्श, टाइल्स और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? तो ये 3 प्रकार के प्लास्टिक्स के कुछ कैरेक्टर्स हो गए जो ये बताती है कि प्लास्टिक्स जो है वो असंक्षारक होती है। ठीक है ना? वो अभिक्रिया नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक्स का विभिन्न प्रकार से हम उपयोग भी कर पाएंगे। ठीक है ना? जैसे कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर के रूप में, उसके कोटिंग्स के रूप में,
उसके बाद बैकेलाइट्स का उपयोग विद्युतीय स्विच को बनाने में, मेलामाइन का उपयोग टाइल, फर्श वाले टाइल्स को बनाने में, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार से उपयोग हो रही है प्लास्टिक्स का। यही किसी भी तरफ में प्लास्टिक्स जो है वो रिएक्शंस नहीं कर रही है केमिकली, ठीक है ना, ये आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 आप देख पा रहे हैं, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शुक ब्रिस्टल्स एक ही पदार्थ के बनने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्टीकरण कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जब भी हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हम लोग ब्रश करते हैं, ठीक है ना। तो ब्रश करने से फिर टूथब्रश लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं। तो जो हैंडल्स होते हैं ना टूथब्रश के और जो ब्रिस्टल्स होते हैं, क्या वो सेम ही प्लास्टिक्स के बने होते हैं? आपको क्या लग रहा है, ठीक है ना। तो या फिर बनने चाहिए दोनों, क्या एक ही मटेरियल से एक ही प्लास्टिक्स के बनने चाहिए? अगर हाँ है तो फिर क्यों? अगर नहीं है आपका उत्तर है तो फिर क्यों? ठीक है ना, उत्तर में आपको स्पष्ट करना है, रीजंस बतानी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल के उत्तर को हमें किस तरह से लिखना है। आपको लिखना है, दांत साफ करने के लिए ब्रश के ब्रिस्टल्स को नरम सामग्री से बनाया जाना चाहिए। नरम से बनाना चाहिए, ठीक है ना, नरम से जो सॉफ्ट हो, या मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाए जो, और हैंडल्स वाले को कठोर सामग्री से बना होनी चाहिए ताकि यह एक मजबूत पकड़ दे सके, क्योंकि पकड़ना होता है, ठीक है ना, जोर से हम लोगों को कसकर। इसीलिए ब्रिस्टल नॉयलन फाइबर से बने होते हैं और मजबूत, लोचदार, चमकदार, हल्के वजन और संभालने में आसान होता है। और हैंडल कठोर प्लास्टिक्स के से बने होते हैं क्योंकि यह मजबूत, टिकाऊ और गर्मी का कुछ अलग होता है। याद रखना है आपको इन बातों को। इसीलिए जो हैंडल्स होते हैं टूथब्रश के वो खराब नहीं होते हैं, जो ब्रिस्टल्स हो जाते हैं क्योंकि वो नरम प्लास्टिक्स के बने होते हैं वो खराब हो जाते हैं। नरम इसलिए हमें बनानी चाहिए, कंपनियां बनाती हैं इसलिए क्योंकि वो दांतों की सफाई करते हैं, साथ साथ दांतों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए, ना ही मसूड़ों को नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना। बहुत सारी बातों को भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 12 में हमसे क्या पूछे गए हैं। याद रखना है प्रश्न नंबर 12, जहां तक संभव हो प्लास्टिक्स के उपयोग से बचिए। इस कथन पर आपको सलाह देनी है, सजेशन देना है, एडवाइस देनी है, आपको बताना है कि यह कथन कहां तक सही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर हमें किस तरह से देनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस प्रश्न के उत्तर के लिए जो उत्तर के रूप में आपको लिखना है वो ये बातें हैं, पहले देख लीजिए आप, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। आजकल प्लास्टिक्स हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको लिखना है कि फिर भी हम जहां तक संभव हो उनसे हमें बचना चाहिए। अब कारण क्या है उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये जो बातें हैं ये क्यों लिखना है, क्योंकि आजकल हम लोग प्लास्टिक्स का जो उपयोग है काफी प्रचुर मात्रा में हम लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको इस कथन है कि आखिर प्लास्टिक्स के उपयोग से हमें बचनी चाहिए, उस पर आपको जो कमेंट देनी है, आपको कथन लिखना है, काफी सोच समझ के लिखना है, सलाह देनी है। क्योंकि हम तो खुद कर रहे हैं प्लास्टिक्स का उपयोग, लेकिन हमें सलाह या फिर सजेशन देनी है कि आखिर हमें प्लास्टिक्स का उपयोग से वाकई में क्या बचना चाहिए, ठीक है ना। तो वह किस प्रकार से होना चाहिए वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्लास्टिक्स जो होते हैं वो अपघटित, डिकम्पोज होने में उन्हें में बहुत समय लेते हैं। प्लास्टिक्स का ये कैरेक्टर होता है, प्लास्टिक्स डिकम्पोज आसानी से नहीं होते हैं, समझना है आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है ना, अपघटित नहीं हो पाते हैं। यानी सूक्ष्म जो जीव होते हैं, सूक्ष्मदर्शी जो जीव होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, उनके द्वारा ये डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, मिट्टी नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना, काफी कठिन। इसलिए ये जो पर्यावरण को प्रदूषित करने में काफी ये अपना रोल निभाते हैं। कौन? ये प्लास्टिक्स, सिंथेटिक्स, ठीक है ना, याद रखना है। नंबर 2 में आपको लिखना है प्लास्टिक्स पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। प्लास्टिक्स जलाने से जहरीला धुआं निकलता है जो वायु प्रदूषण का कारण भी बनता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, मिट्टी के अंदर हम दफन नहीं कर पाएंगे या मिट्टी नहीं बन पाएगी, तो फिर हम एक काम करें, इन्हें जला दें। तो जलाने से ये भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके जलने से काफी जहरीली धुआं या जहरीली गैसें निकलती हैं, ठीक है ना, जो वातावरण में
मिलकर काफी नुकसान पहुंचाती है। याद रखना है आपको इन बातों को। तीसरा नंबर, ध्यान से सुने बातों को। शहर में अक्सर जानवर कचरे में मौजूद प्लास्टिक्स खा लेते हैं। याद रखना है, शहर में भी होते हैं, गांव में भी होते हैं, जो जो जानवर होते हैं ना, वो कचरे के जगह में जाते हैं, फिर खाने लगते हैं, कुछ खाने की खोज करने लगते हैं। होता क्या है, प्लास्टिक्स खा लेते हैं और उनके पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र को वो खराब कर देती है, ठीक है ना। यहां तक कि उन जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। याद रखना है, क्योंकि वो खाने की खोज में जाते हैं, आखिर देखने कि केले का छिलका है या नहीं, या फिर आलू का छिलका है या नहीं, किसी साग सब्जी का छिलका है या नहीं। तो छिलका तो उन्हें नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो उन्हें मिल जाता है प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स में बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, प्लास्टिक्स में केले के छिलके, फल के छिलके वगैरह उन्हें भरकर फेंक देते हैं। तो फिर ये गाय या फिर अन्य जानवर क्या करते हैं, उस छिलकों के साथ ही, प्लास्टिक्स के साथ ही वो खा लेती है, और धीरे क्या होता है, उनका जो श्वसन है ना, श्वसन तंत्र में वो जाकर फंस जाते हैं और फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें एक बात और भी जान लेनी चाहिए फ्रेंड्स, कि आखिर जब भी हम कचरा फेंके ना, तो कचरे वाले जगह में टूटा हुआ शीशा, याद रखना है आपको, टूटा हुआ शीशा, तार, नुकीला तार, कांटे वाले सामान हमको नहीं फेंकने चाहिए, जैसा आपको इस प्रश्न में भी कहा गया है, ठीक है ना। उत्तर में आप लिख रहे हैं कि जानवर जाते हैं कचरे के जगह पर, खाने की कोशिश करते हैं चीजों को अन्य वाले समझकर। तो अगर कांच वाले खा लें तो सोचिए उनका क्या होगा, अगर कांटे वाले तार खा ले तो सोचिए उनका क्या होगा, वो तो मर जाएंगे ना फ्रेंड्स। इसलिए ऐसे काम को हमें नहीं करना चाहिए। कचरे वाले जगह पर कांच वाले बर्तन जो टूट जाते हैं, जो नष्ट हो जा रहा है, उन्हें नहीं फेंकना चाहिए, ना ही तार वाले कोई चीज, नुकीले वाले कोई चीज को फेंकना चाहिए, या फिर ब्लेड वगैरह नहीं फेंकनी चाहिए। याद रखना है आपको, धारदार चीज भी आपको नहीं फेंकनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि अगला पॉइंट हमें क्या लिखना है। मिट्टी से बचे, प्लास्टिक्स के कारण मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है ना। आखिर होता क्या है, प्लास्टिक्स के कारण मृदा प्रदूषण होता है। मिट्टी में चूंकि ये दफन तो होता नहीं है, मिट्टी नहीं बन पाती है और मिट्टी पॉल्यूशन का कारण बनती है। अगला पॉइंट देखेंगे, जल निकाय में निकले प्लास्टिक्स के थैले जलीय जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। आपने कई सारे एग्जाम्पल्स आपने डिस्कवरी में, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे काम देखे होंगे, जैसे समुद्र को दिखाया जाता है जहां पर काफी सारे प्लास्टिक्स जो है वो फैले हुए होते हैं, वही समुद्र में रहने वाले विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें खाकर मर जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। याद रखना है, इसलिए प्लास्टिक्स को भी इस तरह से नहीं, किसी भी पानी के फ्लो में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पानी जो है अल्टीमेटली नदी से होकर वो सागर में ही या फिर जल के सोर्स में ही मिलती है, और जल में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए यह खतरा साबित हो जाता है। याद रखना है, हमारे इकोसिस्टम्स में हर प्राणी काफी महत्वपूर्ण है हमारे इस पूरे तंत्र में, ठीक है ना। याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि प्लास्टिक्स की थैली नालियों और सीवेज के पाइपों को बंद कर देती है, जिससे काफी परेशानी होती है। आपने कई बार अपने आसपास में देखे होंगे, अपने पड़ोस में देखे होंगे, म्यूनिसिपैलिटी के बहुत सारे लोग आते हैं, कर्मी आते हैं, ठीक है ना, पर्सन्स आते हैं, वर्कर्स आते हैं, लेबर्स आते हैं और साफ करते हैं, बाकायदा ड्रेन्स को साफ करते हैं। और प्लास्टिक्स जो है, मोस्ट ऑफ द जो चीजें होती है वो प्लास्टिक्स की बनी होती है, जो क्लॉग कर देती है, ड्रेन को बंद कर देती है, जो ड्रेन का रास्ता, और पानी ड्रेन काफी गंदगी से भर जाता है, मच्छरों को जन्म देती है। तो इस प्रकार से एक प्लास्टिक्स काफी नुकसान पहुंचा सकती है हमारे पर्यावरण को। याद रखना है आपको इन बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 13 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 13, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्यों खंडों में से सही मिलान कीजिए, ठीक है ना। कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए, कॉलम बी में कुछ शब्द दिए गए। चलिए देख ले रहे हैं आखिर दोनों में क्या शब्द दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में दिए गए हैं पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन, नाइलॉन। बी में दिए गए हैं कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है, पैराशूट और मोजा बनाने के उपयोग में किया जाता है, न चिपकाने वाले भोजन बनाने के पात्रों में उपयोग लाया जाता है, ठीक है ना, और कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। तो आपको किस तरह से मिलान करना है, चलिए देख ले रहे हैं।
तो फ्रेंड्स किस तरह से इसका मिलान करना है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेंगे कि आखिर पहले कॉलम को आपको किस तरह से सजा के लिखनी है, ठीक है ना। कॉलम को सजा लेना है, कॉलम ए में ए को रखना है एक तरफ और दूसरी तरफ कॉलम बी को रखना है। कॉलम ए में उसी प्रकार के शब्दों को रखना है जिस प्रकार से दिया गया है, ठीक है ना, जैसे पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रेयन और नायलॉन। लेकिन कॉलम बी को अगर आपको चेंज करने हैं उत्तर के रूप में, ठीक है ना, तो पॉलिस्टर में आपको लिखना है कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। पॉलिस्टर में कपड़ा जो है वो सिकुड़ता नहीं है, ठीक है ना, आयरन करने की, इस्त्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है पॉलिस्टर के कपड़े को, ठीक है ना। टेफ्लॉन न चिपकने वाले भोजन बनाने वाले पात्रों के निर्माण में उपयोग किया जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं नॉन स्टिक। नॉन स्टिक, स्टिक मतलब चिपकना, नॉन मतलब नहीं, ना चिपकने वाले भोजन बनाने वाले पात्रों के निर्माण में टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। जैसा मैंने कहा काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल, ठीक है ना। रेयन, अब रेयन का इस्तेमाल थोड़ा बताइए। कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है, तो रेयन जो होते हैं वो जनरली कास्ट लुगदी वुड पल्प का उपयोग करके तैयार किया जाता है रेयन को। और नायलॉन जो होती है पैराशूट और मोजा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से कॉलम को आपको सही रूप से मिलान कर देनी है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 14 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 14 आप देख पा रहे हैं, संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संचरण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। दूसरी तरफ आपको लिखना है, देखिए ध्यान से समझिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को। संश्लेषित जो रेशे है, सिंथेटिक रेशे, मानव निर्मित रेशे, कृत्रिम रेशे का जो उपयोग है वो वास्तव में वनों की कटाई, वन के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि वनों की कटाई नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो अब ये किस तरह से सहायक हो पा रहे हैं संश्लेषित रेशे, उस पर आपको एक नोट्स लिखना है, टिप्पणी लिखनी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल के उत्तर में हमको किस तरह से इसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है संश्लेषित रेशा मानव निर्मित रेशा है। संश्लेषित वाले जो रेशे हैं, कृत्रिम रेशे हैं, वो मानव निर्मित रेशे हैं। ये रेशे पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स, याद रखना है नाम, ठीक है ना, पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। कृत्रिम रेशों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई या फिर जानवरों की मारने की आवश्यकता नहीं होती है। ना ही हमें जानवरों को मारने की जरूरत है और ना ही पेड़ों की कटाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका उपयोग तो हम केमिकल से कर रहे हैं ना। केमिकल को विभिन्न प्रकार के केमिकल्स में डालकर, ठीक है ना, इनको तैयार किया जा रहा है। और हम संश्लेषित रेशों का उपयोग करके अपनी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण कर सकते हैं। अगर हम संश्लेषित रेशे का उपयोग करें तो हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। इसलिए संश्लेषित रेशों का निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में काफी मददगार साबित हो रहा है या मदद कर रहा है। यह बात आपको लिखनी है, ठीक है ना। इस उत्तर के लास्ट का जो पॉइंट है, पैराग्राफ चेंज करके यह पॉइंट आपको जरूर लिखनी है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 15 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 15 आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यह प्रदर्शित करते हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए जो थर्मोप्लास्टिक्स विद्युतिका कुचालक है। ध्यान देना है आपको, एक प्रदर्शन करना है, शो करना है, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, कुछ आपको दिखाना है। यानी साइंस में, विज्ञान में जिस तरह से आपको कुछ बताकर कुछ प्रयोग के द्वारा बतानी होती है, तो यह प्रदर्शित करते हुए एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए, एक्टिविटीज कीजिए, ठीक है ना। उसमें बताइए कि प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स विद्युत का कुचालक है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो काफी आसान प्रयोग है। प्रयोग में आप देख पा रहे हैं चित्र को बना दिया गया है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं पहले में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। चित्रों को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे, ठीक है ना। देखिए किस तरह से हो रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं बैटरी, ठीक है ना, यहाँ पर जोड़ा गया है, विद्युत चालक है, धारा का प्रवाह, कोई स्विच या फिर जो मेटल का बना हुआ, आराम से जो विद्युत है वो बल्ब तक जा रही है और बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब जल रहा है ना। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विद्युत यहाँ पर प्लास्टिक्स अगर रख देते हैं, ठीक इसी प्रकार सब कुछ सेम है, सब कुछ एक समान है। सिर्फ इस पॉइंट के जगह पर, ठीक है ना, इस पॉइंट्स के जगह पर अगर हम लोग मेटल के जगह पर, यहाँ पर मेटल का कोई स्विच है, इस जगह पर अगर हम लोग किसी प्लास्टिक्स का उपयोग कर दें या थर्मोप्लास्टिक्स का उपयोग कर दें तो धारा का प्रवाह जो है वो
नहीं होगा, जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। ठीक है ना, बस इसी एक्टिविटीज को आपको दोहराना है, लिखना है आपको उत्तर के रूप में। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको किस तरह से देनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिखना क्या है, चलिए देख ले रहे हैं। आपको लिखना है थर्मोप्लास्टिक्स का एक छोटा टुकड़ा लें, उसे विद्युतीय परिपथ में जोड़ दें। परिपथ में थर्मोप्लास्टिक्स का टुकड़ा जोड़ने पर परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, और बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। जबकि थर्मोप्लास्टिक्स के स्थान पर विद्युतीय चालक का अगर टुकड़ा लगाया जाए तो धारा का प्रवाह बना रहता है, बल्ब ग्लो करती रहती है। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक्स विद्युत का कुचालक है। निष्कर्ष यही निकलता है कि थर्मो जो प्लास्टिक्स है वो विद्युत का कुचालक होती है। ठीक है ना, यही आपको एक्टिविटीज में दिखाना है। अगर इस प्रकार का अगर प्रश्न आए, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अगर आप ड्राइंग बना सके इस प्रकार का तो काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।